प्रियंका गांधी जब से सियासी मैच में उतरी हैं तब से कांग्रेसी फैंस जोश में। कांग्रेस प्रियंका गांधी के दम पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की सोच रही है। प्रियंका गांधी भी यूपी में बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन प्रियंका को भी ये पता है कि जिस तरीके से क्रिकेट में जीत के लिए अच्छी शुरुआत मिलना अहम होता है, उसी तरीके से सियासत में भी जीत के लिए पार्टी का संगठन मजबूत करना चाहिए। लेकिन यूपी में कांग्रेस का संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है जिससे कि प्रियंका यूपी की सियासत में बड़ा स्कोर खड़ा कर अपनी पार्टी को विजयश्री का आशीर्वाद दिला सके। लिहाजा वो यूपी में हारकर भी बाजीगर बनना चाहती है। राजनीति सिर्फ जीतने के लिए थोड़ी होती है। मैदान चाहे खेल का हो या राजनीति का, कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन कांग्रेस को सियासत का सिकंदर बनाने के मिशन पर निकली प्रियंका गांधी हार में भी जीत तलाश रही हैं। राजनीति सिर्फ जीतने के लिए थोड़ी होती है। प्रियंका रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने जीत और हार का ये फॉर्मूला समझाया। इसे प्रियंका की सियासी समझदारी कहिए या फिर यूपी में कांग्रेस की ग्राउंड रियलिटी। प्रियंका को एहसास है कि 2019 में कांग्रेस की जमीन इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए प्रियंका का मकसद इस चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ बीजेपी की हार की पटकथा लिखना भी है। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। 2019 में बीजेपी को यहाँ से हराना है। यहाँ से यानी अमेठी से या उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी साफ गोई ने सबका ध्यान खींचा। प्रियंका ने माना कि कांग्रेस ने इस चुनाव में ऐसे प्रत्याशी भी खड़े किए हैं जो कमजोर हैं। राजनीति की भाषा में कहा जाए तो वो वोट कटवा हैं, यानी वो सियासी पिच पर अपनी टीम के लिए भले ही ज्यादा रन न बनाएं, लेकिन दूसरी टीम का स्कोर बड़ा होने से रोकेंगे। बीजेपी बुरी तरह उत्तर प्रदेश में पीछे जाएगी, बहुत बुरी तरह हारेगी। और ये बहुत स्पष्ट है कि जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां, और जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी। जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटें। अब जिन 3 चरणों के चुनाव यूपी में होने हैं वो पूर्वांचल और अवध की सीटें हैं, जिनकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। अब ऐसे में प्रियंका अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट कटवा करार देंगी तो कैसे वो बीजेपी का पूर्वांचल में विकेट गिराएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर रन आउट हो सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने आवेदन पूरा न होने के चलते तेज बहादुर के आवेदन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि अभी भी तेज बहादुर समर्थकों ने आस नहीं छोड़ी है। शायद यही वजह है कि वो लगातार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, तेज बहादुर समर्थकों ने नामांकन रद्द होने की स्थिति में आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है। कटी हुई है कि ये जो है हमें इस आधार पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है कि हम जो है हमने जुर्म का सजायाफ्ता मुजरिम है। हमको इनको एनडीसी चाहिए जो है अपना चुनाव आयोग से। पर्चा निरस्त होने पर हम यहाँ पर एकदम जब तक हमारा पर्चा हमको चुनाव नहीं ले जाए हम यहीं पे बैठेंगे, यहीं पर डीएम के सामने। इधर टीएमसी के 40 विधायकों के संपर्क वाले पीएम मोदी के बाउंसर पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी ने जहां इसे हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश बताकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, तो वहीं इस पूरे मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती टीएमसी सुप्रीमो ममता के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है आप, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर टीएमसी आग बबूला है। आरोप है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी मोदी के बहाने ममता के साथ खड़ी हो गई है। मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने लिखा, अभी हाल में इनका जनविरोधी अहंकार इतना सर चढ़कर बोला कि इन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक तोड़कर ममता बनर्जी सरकार गिराने की खुलेआम धमकी भी दे डाली, जो राजनीतिक षड्यंत्र का चरम है, जिसके लिए बंगाल और देश की जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली है। पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ मायावती ममता के साथ है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी इस मुद्दे पर बार बार चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक देकर शिकायत कर रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को खारिज करने की मांग की है, जबकि बंगाल बीजेपी के नेता इसे दीदी का डर बता रहे हैं। चुनाव आयोग से कंप्लेन करना ये बेबुनियाद है।
इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब तृणमूल जो डर गए प्रधानमंत्री का इस बयान से, सच्चाई को सामने लाने से जो तृणमूल डर गए। अब बंगाल का सियासी भविष्य क्या होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी को इंतजार है 23 मई का। टीम न्यूज नेशन। तो चुनावी मैच चल रहा है, इधर अब इसमें बुर्के की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना ने बुर्के की गुगली फेंकते हुए मांग की है कि श्रीलंका की तरह भारत में भी बुर्के पर बैन लगना चाहिए। शिवसेना की इस मांग पर अब सियासी बवाल मच चुका है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा ये वही लेख है जिस पर सियासी भूचाल उठ खड़ा हुआ है। इसमें लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, रावण की लंका में हुआ, राम की अयोध्या में कब होगा। शिवसेना ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए श्रीलंका की तर्ज पर भारत में बुर्के और नकाब पर बैन की मांग की है। बुर्खा और नकाब श्रीलंका जैसे देश में क्यों बैन किया? क्या वो पागल हो गए क्या वहाँ के राष्ट्रपति? नहीं। फ्रांस में क्यों हुआ? ब्रिटेन में क्यों हुआ? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में क्यों हुआ? हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है। शिवसेना की बुर्के पर बैन लगाने की मांग पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। संविधान जब तक हिंदुस्तान में है, जब तक ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में हर आदमी को अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की इजाज़त है। उसको कोई नहीं रोक सकता। शिवसेना का कोई भी आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। दरअसल चाड, कैमरून, गाबोन, मोरक्को, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम और उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग में बुर्का पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दुनिया के कई देशों में बुर्का बैन को आधार बनाकर अब शिवसेना ने भारत में बुर्का बैन की मांग कर नई बहस को जन्म दे दिया है। टीम न्यूज नेशन। इधर सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ते ही चुनाव आयोग अब बड़बोले नेताओं पर यॉर्कर डालकर उनकी बोलती को बंद कर रहा है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने आजम खान को फिर से 48 घंटे के लिए सियासत के पिच पर खामोश कर दिया है। तो वहीं गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघानी पर ऐसी गुगली डाली कि अब वो 72 घंटे तक सियासत के मैदान में बयानों के रन नहीं बना सके। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी, ये दो ऐसे नेता हैं जिन पर चुनाव आयोग का चाबुक चला है। पहले आजम खान की बात, जयाप्रदा के लिए आपत्तिजनक भाषा बोलकर 72 घंटे का बैन झेल चुके आजम खान पर फिर 48 घंटे का बैन लगा है। आजम खान पर आरोप है कि आजम खान ने सांप्रदायिक और भड़काऊ बयानबाजी की। इतना ही नहीं, आजम खान ने पीएम, गवर्नर और जिला निर्वाचन सिस्टम पर भी कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे। आजम के बयानों की वजह से उन पर आईपीसी और जनप्रतिनिधि कानून के तहत एफआईआर भी हुई है। इसलिए चुनाव आयोग ने 1 मई की सुबह 6 बजे से आजम के चुनाव प्रचार पर बैन लगाया है। 48 घंटे तक आजम खान न तो किसी रैली, प्रचार, रोड शो में शिरकत कर सकेंगे, न ही प्रिंट, टीवी या सोशल मीडिया पर बयान या इंटरव्यू दे सकेंगे। अब बात गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघानी की। जीतू वाघानी पर आयोग ने 72 घंटे का सख्त बैन लागू किया है। जीतू पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान जीतू वाघानी ने असंयमित भाषा और कांग्रेस के लिए गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से चुनाव आयोग ने जीतू पर 72 घंटे का बैन लगाया है। जीतू पर बैन की मियाद 2 मई की शाम 4 बजे से शुरू होगी, जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगी। हालांकि जीतू वाघानी पर बैन लगाने में आयोग ने थोड़ी देर जरूर कर दी, क्योंकि जीतू ने 7 अप्रैल को ही वो बयानबाजी की थी जिसके ऊपर आयोग ने अब कार्रवाई की है। और इस बीच गुजरात में सभी सीटों पर तीसरे चरण में ही वोट पड़ चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। लेकिन विवादित बयानों के मामले में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को ड्रेसिंग रूम में सेव कर दिया है। वर्धा में 1 अप्रैल को दिए गए पीएम मोदी के भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दिया। लेकिन कांग्रेस मोदी और अमित शाह के मुद्दे को चुनाव आयोग के रवैये पर संतुष्ट नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के वर्धा में दिए गए भाषण पर की गई शिकायत में कुछ भी गलत नहीं पाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अब आयोग की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात पीएम मोदी को मिले क्लीन चिट की। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में भाषण दिया था। उसमें पीएम ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए गए क्योंकि वहां अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल अफसर की रिपोर्ट आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों के मुताबिक इस विषय की विस्तृत जांच की गई। आयोग का मत है कि इसमें किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है।
लेकिन इस बीच सोमवार को ही कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष और सिलचर से सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पीएम और अमित शाह के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना शो कॉज कर रही है, ना हमें बता रही है कि आपका कंप्लेंट गलत है, चुप क्यों है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्शंस देगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आयोग में अब तक 40 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें लातूर में दिए गए पीएम मोदी के सेना वाले भाषण की भी शिकायत है। सुष्मिता देव की अर्जी पर अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच गुरुवार को सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हॉट सीट भोपाल सीट, जिसका मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने चिमनी यात्रा का यॉर्कर फेंका है। सीहोर में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ चिमनी यात्रा निकाली है। दरअसल जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में बिजली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसी को लेकर बीजेपी ने अब दिग्विजय सिंह पर एक कटाक्ष करने के लिए चिमनी यात्रा को निकाला है। और इधर अमेठी की सियासी पिच पर प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए बैटिंग कर रही हैं। और तभी तो वो अमेठी के लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी पर खूब बरस रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी के किए जो काम हैं उनका बखान भी खूब कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि सामने है बीजेपी की स्मृति ईरानी। हम भी जाएंगे आपके, आपसे मिलेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आप शिकायत करोगे। हम समझते हैं कि आपने सत्ता दी है। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए अमेठी में चौके छक्के लगा रही हैं। जिस सियासी पिच पर बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है, वहाँ राहुल गांधी को जिताने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। बड़े बड़े चोर जो है फरार हैं, देश के बाहर भाग गए हैं। ये चौकीदारी का ऐलान करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति पैसा चोरी करके बाहर भाग गए हैं देश के। प्रियंका एक तरफ अमेठी में राहुल गांधी के किए गए कामों का बखान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी पर भी बाउंसर बरसा रही हैं। यहाँ आके झूठे प्रचार करना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं कि अमेठी में लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आपको बदनाम करना चाहते हैं और ऊपर से पैसे बांट के यहाँ के प्रधानों का अपमान कर रहे हैं। कल मुझे एक प्रधान ने बताया 20,000 रुपए हर प्रधान को भेज रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतारा है और दोनों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ भोपाल में सियासत का रोमांचक मुकाबला चल रहा है और इसी बीच एक चुनावी स्टेडियम में लगे एक होर्डिंग की गुगली भी सामने आई है। ये होर्डिंग विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर लगाया गया, जिसके बाद चर्चा ये हो रही है कि ये होर्डिंग किसने लगाई और इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है। देखिए। भोपाल के सियासी मैच में इस होर्डिंग की गुगली सामने आई है। यह भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन का होर्डिंग है। यह होर्डिंग भोपाल में कई जगहों पर लगाया गया है, जिसमें वीर अभिनंदन का स्वागत किया जा रहा है। ये होर्डिंग करगिल युवा ब्रिगेड ने लगाया है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और राजधानी भोपाल लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं और उन तमाम चेहरों को भी भोपाल में दिखाया जा रहा है, जिनके चलते राजनीतिक दलों को फायदा हो सकता है। हालांकि वीर अभिनंदन भोपाल आ रहे हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन भोपाल में इस होर्डिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसे में सियासी मुकाबले के बीच इस होर्डिंग की गुगली किसी को समझ नहीं आ रही है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। खैर, लेकिन हम ब्रेक से पहले भी नवेद वाराणसी की बात कर रहे थे और वाराणसी का सियासी मैदान जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर साधु संत बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हुए हैं। दरअसल राम राज्य परिषद पार्टी के कैंडिडेट श्री भगवान का नामांकन रद्द हो गया है, जिसके बाद साधु संतों ने मोर्चा संभाला और सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। मैं भी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साधु संतों ने यहां पर ये प्रदर्शन किया। नामांकन रद्द होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था।
दिल्ली के सियासी रण में मनोज तिवारी ने एक बार फिर तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी है। मनोज तिवारी लगातार रोड शोज भी कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी मैन ऑफ द मैच बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सियासी पिच पर उतरे मनोज तिवारी मैच जीतने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। मनोज तिवारी लगातार अपने संसदीय इलाके में रोड शो कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सियासी मैदान में फैंस का भी साथ मनोज तिवारी को मिल रहा है। देखिए, शीला जी के आने से हमारे यहाँ का चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बट सबका यही कहना है शीला जी का सम्मान है, मगर इस समय कांग्रेस बेईमान है और दिल में इस समय भारत के हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी भारत की शान है। इस सीट से मनोज तिवारी सांसद है और दूसरी बार मैच जीतकर संसद के स्टेडियम में पहुंचने का दम भर रहे हैं। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन।